नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ। आज हम बात करेंगे जनहित में सेवा या सौदेबाजी। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सेवा के बजाय लाभ के सौदेबाज डॉक्टरों का चेहरा फिर बेनकाब हो रहा है। और आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात चिकित्सक डॉक्टर शुएब पर दवा कंपनी पर से सीधे खाते में 20,000 रुपए लेने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। सीएमओ ने डॉक्टर को औराज सीएससी से हटाकर उजगांव सीएससी स्थानांतरित कर दिया। और आज क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी अंकुश सिंह ने सीएससी में तैनात डॉक्टर शुएब पर मरीजों को अस्पताल से बाहर की दवाएं लिखने का आरोप लगाया था। पीड़ित अंकुश के मुताबिक डॉक्टर शुएब कुछ फार्मा कंपनियों से आर्थिक लाभ लेकर उन्हीं की दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन देते थे। जांच के दौरान डॉक्टर शुएब के बैंक खाते खंगाले गए तो उनके सैलरी अकाउंट में मैट्रिट फार्मास्यूटिकल नाम की कंपनी से 20,000 रुपए ट्रांसफर करने की पुष्टि हुई। जब एसीएमओ ने डॉक्टर से इस धनराशि के बारे में पूछताछ की तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। सीएमओ ने जांच रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर शुएब को औराज सीएससी से तत्काल कार्यमुक्त कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल बड़ा ये है कि एक तरफ डिप्टी सीएम का आदेश है जहां वो साफ तौर पर निर्देश दे रहे हैं और लगातार देते आए हैं, जहां पर वो बार बार कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में दवा बाहर की नहीं लिखी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ कई जगहों से आ रही खबरें ये बता रही हैं कि सिस्टम है कि बदलने को तैयार नहीं है। इन सब के भी सवाल बड़ा ये है कि सीएससी में सेवा के बजाय सौदेबाजी पर नकेल कब लगेगी और कैसे लगेगी। मुझे ज़्यादा इस पर नहीं कहना है, बट एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी का एक लेटर आया था इनके स्थानांतरण से संबंधित। तो एज अधीक्षक मुझे उनके आदेश का अनुपालन करना था, तो मैंने उसका अनुपालन कर दिया है। और विगत 1.5 माह पहले इनकी IGRS आई थी जिसमें इनके द्वारा जो है इनके खाते में पैसे के लेन देन की जानकारी हुई थी। तो उच्च अधिकारियों द्वारा इसकी जांच करी गई तो प्रथम दृष्टया जांच में दोषी पाए गए हैं। तो उसी संदर्भ में शायद इनका ट्रांसफर जो है यहाँ से किया गया है। क्या है डाल क्या क्या हाँ नहीं तो क्या आप जो मानोगे हमें जो पूछे हैं हम नहीं आप यहाँ पे क्या है ये बताओ ना। चलो आप बताओ। तो मुनाफे के लिए मरीजों को ठगा जा रहा है। ये खबर कोई एक जगह की नहीं है, तमाम जगहों से ऐसी खबरें आती हैं जहां पर यह देखने को मिलता है कि मरीजों को बाहर की दवाएं लिखी जाती है। सीएससी में सौदेबाजी का खेल चलता है, बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाया जाता है। एक तरफ डिप्टी सीएम का आदेश, लेकिन दूसरी तरफ ये सौदेबाजी का जो खेल है इस पर नकेल फिलहाल लगती हुई नजर नहीं आ रही है। और ताजा खबर आपके सामने है। तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। श्वेता दुबे बीजेपी की नेता इस वक्त हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है श्वेता दुबे जी। रजत मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े। रजत जी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर AK शुक्ला पूर्व सीएमओ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। रवीन चपराना साहब सोशल एक्टिविस्ट है, हमारे साथ जुड़ के बहुत बहुत स्वागत है रवीन जी आपका भी। सतरूपा पांडे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए। सिद्धार्थ द्विवेदी हमीरपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए। भगत सिंह हमारे संवाददाता बांदा से जुड़ गए। तमाम जगहों से हमारे संवाददाता भी हैं जहां पर समझने की ये कोशिश करेंगे से सरकारी अस्पताल में क्या सौदेबाजी का खेल अगर चल रहा है तो वहां पर प्रशासनिक अमला या अधिकारी या सीएमओ कितने एक्टिव हैं। क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर दवाओं को लेकर सौदेबाजी का खेल चल रहा है, लेकिन इस पर नकेल नहीं लग पा रही है। और ताज़ा मामला जो इस वक्त आपको बता रहे हैं वो उन्नाव का मामला है, जहां पर मुनाफे के लिए एक लंबी रकम ली जाती है, 20,000 रुपए लिए जाते हैं और उसकी अकाउंट डिटेल भी हम साफ आपको दिखा रहे हैं
जो ट्रांसफर किया गया वो लेटर भी साफ तौर पे आपको दिखा रहे हैं। लेकिन क्या सवाल यहां पर यह भी है, क्या ट्रांसफर कर देना ये कार्रवाई पर्याप्त है इस तरह के डॉक्टर्स के लिए जो मरीजों की जेब पर डाका डाल रहे हैं? सौदेबाजी के खेल पर नकेल कब लगेगी, मुनाफाखोरों पर लगाम कब लगेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बड़े पैमाने पर चाहे वो सीएससी हो, पीएससी हो, सरकारी अस्पताल हो, वहां पर ये देखने को मिलता है कि जो आम आदमी है वो साफ तौर पर मुनाफे के लिए उसे परेशान किया जाता है, उसे बाहर की दवा लिखी जाती है, उसे पर्ची थमाई जाती है। और आखिर ये क्यों हो रहा है, इस पर नकेल कैसे लगेगी, ये रुकेगा कैसे, ये बहुत सवाल है। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिलहाल सबसे पहले सीधे रुक करते हैं, सारिका गुप्ता भी हमारे साथ है। सारिका, कानपुर में आप हैं, अगर सरकारी अस्पतालों की बात की जाए, क्या देखने को मिलता है वहां पर बाहर की दवाएं क्या लिखी जाती है? बिल्कुल आरिफ, अगर बातचीत करी जाए कानपुर शहर की, तो कानपुर शहर में जो अस्पताल हैं, 3 बड़े ऐसे अस्पताल हैं सरकारी, जहां पर ना सिर्फ कानपुर के बल्कि कानपुर से सटे हुए जो आसपास के जिले हैं वहां के भी मरीज जो है आते हैं और उनका उपचार किया जाता है। जितने भी अस्पताल है सभी में जो है लाख दावे करे जाते हैं कि बाहर की दवाइयां नहीं लिखी जाती हैं, डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करते हैं प्राइवेट, लेकिन ऐसा साफ देखने को मिलता है क्योंकि डॉक्टरों की मनमानी लगातार चलती है। दलाल जो है वो काफी सक्रिय अस्पतालों में दिखाई देते हैं। जो डॉक्टर हैं वो अपने पर्चे पर बाहर की दवाइयां लिखते हैं और इतना ही नहीं, प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। तो कई बार ये सारी खबरें जो है प्रकाशित की जा चुकी हैं, फिर चाहे वो काशीराम हो या फिर उर्सला अस्पताल हो और या फिर हैलट अस्पताल हो, हर डॉक्टर जो है लाख प्रयासों के बावजूद भी सरकार के प्राइवेट प्रैक्टिस करता है और उसके बावजूद जो बाहरी दवाई है वो लिखी जाती है। और अगर तीमारदार या फिर घायल या फिर जो बीमार होता है उसके जो परिजन अगर बाहर की दवाइयां नहीं लाते हैं तो डॉक्टर उनका उपचार भी नहीं करते। और ऐसे में मैं एक चीज और बता दूं, ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पर जब ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के लिए भी अलग से पैसे लिए जाते हैं। हालांकि वो जो पैसे होते हैं वो डॉक्टर डायरेक्ट नहीं लेते हैं, लेकिन एक बीच में सहकर्मी होता है या फिर उनको दलाल बोल सकते हैं, उनके माध्यम से वो पैसे लिए जाते हैं बाकायदे। जब तक कि आप उसका पेमेंट नहीं करेंगे 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की वसूली होती है ऑपरेशन के नाम पर। और जब उनको पैसे दे दिए जाते हैं उसी के बाद जो है ऑपरेशन थिएटर में मरीज को ले जाया जाता है और उसका ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के बावजूद भी जो दवाइयां होती है, कहा जाता है कि जो सरकारी अस्पताल है वहां पर दवाइयां मरीजों को मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, कहीं पर भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और बीच बीच में जो जिम्मेदार लोग हैं वो अस्पतालों का निरीक्षण भी करेंगे और इस दौरान अगर पर्चे में बाहरी दवाइयां लिखी हुई मिलती हैं तो उन डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन धड़ल्ले से कानपुर शहर के जो अस्पताल है वहां पर जो डॉक्टर है वो अपने पर्चों पर जो बाकायदे बाहरी दवाइयां लिखते हैं, बाहरी दवाएं साफ तौर पे लिखी जा रही है। सारिका ये जानकारी दे रही है। सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे हमीरपुर से संवाद है। सिद्धार्थ, आपके पास क्या जानकारी है? फिर मैं और तमाम गेस्टों के पास आ रहा हूं। सिद्धार्थ, बताएं जल्दी से। जी बिल्कुल, बता दें कि भाजपा सरकार एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में आई तो थी, लेकिन आज भी धरातल की बात करें तो धरातल में कहीं भी ये वादे पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। यही ऐसा ही कुछ हाल हमीरपुर जनपद का भी है, जहां सदर जिला अस्पताल की बात करें तो डॉक्टर जो हैं वो 2 बजे तक बैठते तो हैं लेकिन किसी भी मरीज का इलाज नहीं करते, बल्कि ये कहते हुए नजर आते हैं कि 2 बजे के बाद आप आवास आइए, वहां का बेहतर इलाज करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी डॉक्टर है वो पूरा ही एक प्राइवेट तंत्र चला रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला कुछ दिनों पहले हमीरपुर के मौदाहा तहसील के सीएससी सेंटर से भी सामने आया था। यहाँ पर बाकायदा जो डॉक्टर बैठे हुए थे वो पर्ची बना रहे थे और मरीजों को या उनके तीमारदारों को वो पर्ची दी जा रही थी और पास के ही प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से प्राइवेट दवाएं मंगाई जा रही थी। ऐसा ही एक मरीज जिससे हमने बात करी, उसने बताया कि उसके मरीज को बोतल लगाने के लिए एक आईवी सेट जैसी मामूली सी प्लास्टिक की पाइप चाहिए थी जो सीएससी मौदाहा में नहीं मिल रही थी। और मामूली सी ये प्लास्टिक की पाइप भी डॉक्टर बाकायदा एक पर्ची पे लिखकर मरीज के तीमारदार को दे रहे थे और वो मजबूरन बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोर जा रहा था लेने के लिए। और ऐसे ही कई मरीज मिले जिन्हें खांसी, बुखार, जुकाम जैसी मामूली बीमारियां थी और उसके लिए भी वो प्राइवेट मेडिकल स्टोरों पर रुख करने को मजबूर थे। तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि हमीरपुर जनपद में भी जो मरीज हैं या
और उनके तीमारदार हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। और बात करें सीएमओ गीतम सिंह की, तो कहीं भी वो इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता लेते हुए नजर नहीं आते। ये बाहर की अक्सर दवाइयों देखा का गया- खेल सिद्धार्थ फिलहाल रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बड़ी खबर, भगत सिंह हमारे साथ बांदा से संवाददाता। भगत, आपके पास क्या जानकारी है? क्या बाहर की दवाओं का खेल बांदा में भी धड़ल्ले से चल रहा है और वो किसी को नजर नहीं आ रहा है? बता दूं कि बांदा जिला अस्पताल में भी बात है दवाई लिखने का एक बड़ा खेल क्या चल रहा है। और ये मैं एक चीज और मैं बता दूं कि ये हमें नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश तक की कहें तो पूरे भारत के अंदर एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। यहाँ खाली दवाई काम नहीं है कि यहाँ डॉक्टर दवाओं के नाम पर कमा रहा है, पैथोलॉजी के नाम पर भी डॉक्टर यहाँ कमाए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जिला अस्पताल में वैसे तो जो हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है और स्वास्थ्य मंत्री भी है, उन्होंने सारी दवाएं यहाँ होने की बात कही है। और यहाँ के जिला अधिकारी और यहाँ के सीएमओ और चिकित्सा अधिकारी भी यहाँ सारी दवाएं उपलब्ध होने की बात कहते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं, चाहे वो जिला अस्पताल के डॉक्टर हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हो, यहाँ डॉक्टरों की स्थिति ये है कि वो एमआरओ से पैसा लेकर के बाहर अपने जो व्यक्तिगत चिन्हित दुकानदार है उनके यहाँ दवा लिखते हैं। चिन्हित दुकानदारों के यहाँ दवा क्यों लिखते हैं? उसका कारण है कि 4 अगर दुकानों में जाएंगे तो उनको शाम को हिसाब करने में दिक्कत होगी, और एक दुकान से लेके जाएंगे उसके नाम की पर्ची देते हैं, तो वहां से वो शाम को हिसाब कर लेते हैं। और ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो प्रतिदिन 7 से 8 हजार रुपए जिला अस्पताल से एक्स्ट्रा कमा के ना जाता हो। ठीक है, भगत पे आऊंगा। अहम जानकारी आपने साफ तौर पे दी, अहम जानकारी आपने साफ तौर पे दी। श्वेता दुबे जी, बीजेपी की नेता हमारे साथ हैं। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। यहाँ जो ट्रामा सेंटर है, ट्रामा सेंटर की स्थिति में आपको बता दूं कि ट्रामा सेंटर में अचानक एक्सीडेंटल लोग आते हैं और उनसे यहाँ जो ईएमओ है, ईएमओ भी प्रतिदिन रात में महंगे इंजेक्शन, जिस इंजेक्शन की फार्मा में कीमत मुश्किल से 60 से 70 रुपए है, वही इंजेक्शन यहाँ 300-400 रुपए का जेनरिक का मंगाया जाता है। और ये पूरा एक सिंडिकेट चल रहा है। और अगर इस सिंडिकेट को रोकने की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर एग्रेसिव होते हैं और यहाँ पर दबाव बनाने का भी काम अधिक किया जाता है। जी, तो ये तस्वीर है श्वेता दुबे जी, जो हमारे संवाददाता ग्राउंड रिपोर्ट पे जाकर लोगों से बात करके अस्पतालों का हालात देख के बता रहे हैं क्या चल रहा है। मैडम, एक तरफ डिप्टी सीएम हम देख रहे हैं लगातार वो कहते हैं कि भाई ये खेल नहीं चलना चाहिए, बाहर की दवा नहीं लिखी जानी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन क्या ये सौदेबाजी, ये काला खेल, ये नेक्सस आप तोड़ नहीं पाएंगे? श्वेता दुबे जी बोले। जी नहीं, हम तो तोड़ रहे हैं ना, तभी तो डॉक्टर ये पकड़े गए हैं जो बाहर की दवाई लिखते थे उन्नाव की। हम लोगों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से तो आदेश है, लेकिन अब ये भ्रष्टाचार का मामला समाज में और व्यक्तियों में इतनी ज्यादा जड़ बना चुका है कि इसको तो हम धीरे धीरे ही समाप्त कर पाएंगे। मैं अपने शहर का उदाहरण आपको देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ लोहिया हॉस्पिटल करके हॉस्पिटल है, लेकिन उस पहले वो जब मैं ये कोई राजनीतिक बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। पूर्ववर्ती सरकारों में हम लोगों को यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं मिलती थी। मेरा खुद का अनुभव किया हुआ ये उदाहरण है जो मैं दे रही हूँ। हमारे एक परिचित हैं, उनके बेटे को 18-19 साल का बेटा था, उसकी दोनों किडनी फेल थी। पहले वो बाहर डायलिसिस कराते थे, लेकिन हमारा शहर छोटा है फर्रुखाबाद, लेकिन इस सरकार में, हमारी सरकार में उनको ये सुविधा उपलब्ध हुई कि यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में वो आराम से हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराते हैं और उनसे किसी तरह का कोई शुल्क नहीं मांगा जाता है। देखिए, ये अलग अलग जगह की, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं हो रहा है। आप अपने शहर की बात कर रही हैं, एक जगह की बात कर रही होंगी, लेकिन मैं अभी 3 जगह लेके बैठा हुआ हूँ। ऐसा भी हो रहा है और अगर आप चाहें, मान रही हूँ कि ये भ्रष्टाचार व्याप्त है समाज में। ऐसा नहीं है कि सब एकदम संत हो गए और एकदम बढ़िया काम चल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम इसको दूर करने की कोशिश करें और देखिए, आगे बढ़ के जनता को ही शिकायत करनी पड़ेगी, तभी ये कार्रवाई हो पाएगी। अपने आप ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि वो पूरा उनका सिंडिकेट होता है। जब उसमें एक कुछ तो मैडम, डिप्टी सीएम क्यों कह रहे हैं? तो उनको नहीं कहना चाहिए। जब आप कह रही हैं कि नहीं हो सकता है ये, तो फिर हम देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बार बार क्यों कह रहे हैं? मैं कहाँ कह रही हूँ कि नहीं हो सकता है, होगा। और आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि भैया ये समाज को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।
आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो भाई किसकी जिम्मेदारी है, नहीं, यही बता हमारी दीजिए। जिम्मेदारी है और सर्वप्रथम जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन जो ईमानदार जाते हैं, जो बीमार डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो वो ऐसा सोचते हैं कि हम इस सब चक्कर में क्यों पड़े, हम बीमार को दिखाने आए हैं। भगत चलो, सिंह हमारे संवाददाता कुछ कहना चाहते हैं। भगत सिंह जल्दी से बोले, फिर मैं आगे बढ़ूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ भगत सिंह, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या जानकारी आपके पास है? जी मैं आगे बात बता दूं कि यहाँ सरकार ने सस्ती दवाओं के लिए हर जगह 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 पर जन सुविधा के वो खेल खोले हैं। प्रधानमंत्री ने ठीक। उनके नाम से यहाँ हाँ, पर समझ खोली गई है, दवाएं की दुकान खोली गई है ताकि वो सरकारी दवाएं सस्ती दवाएं उनको वहाँ उपलब्ध हो सके। लेकिन अगर ये जन सुविधा से जो दवाएं लेकर के जाते हैं, जन औषधि केंद्र की जो दवाएं लेके जाते हैं, ये यही डॉक्टर जो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बैठे हैं, ये कहते हैं ये दवाएं काम नहीं करती हैं, सरकार ने सस्ती दवाएं दी है। अगर ये दवाएं काम नहीं करती है तो आपकी जो पीजी की, जिसका कोई ब्रांड नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, वो दवाएं कैसे काम कर सकती हैं? अगर उसमें आपको कमीशन मिलता है, कमीशन मिलेगा तो उसमें दवाएं काम करेंगी। अगर कमीशन नहीं मिलता है, सरकार की जो दवाएं, बहुत बड़ी बात भगत सिंह आपने कही है, ये भी चल काम नहीं करेंगी। बड़ी बात आपने की भगत सिंह, ये भी साफ तौर पे चल रहा है, ये भी चल रहा है। जेनरिक दवाओं को लेकर भी खेल चल रहा है कि भाई ये दवा काम नहीं करती, वो काम करेगी, ये नहीं चलेगा, वो चलेगा। सिस्टम में ये भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रजत मिश्रा हमारे साथ है। रजत मिश्रा जी, क्या कहेंगे इस तस्वीर को लेकर? लेकिन ये भी, ये जनहित का मुद्दा है, हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं आज, हम जनता की बात कर रहे हैं। और हमने देखा नहीं है कि तस्वीर बदली हो, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं सरकारें आती है जाती है, लेकिन तस्वीर बदलने के लिए बहुत इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन मैं चाहूंगा इसके बारे में बताएं रजत मिश्रा जी। जी आरिफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल करने के लिए। आरिफ जी देखिए, जिस तरीके से ये जो है आज अवकाश का आया मामला, इससे पहले अभी जो है मेजा एक तहसील CSC का, वहाँ पे भी जो है दवा का घोटाला हुआ, गड्ढे में फेंकी गई दवाई काफी भारी मात्रा में। तो ये जो मिलीभगत चल रही है, और जिस तरीके से ये दवा का अभी पीछे देखिए आप जो है सिरप वाले मामले में जो है हुआ था, किस तरीके से नकली सिरप था, जहर बंद करके लोगों की उसमें जान ली। तो ये लगातार देखने को मिल रहा है कि सरकार की जो निरंकुशता है वो कहीं से भी जो है उनका जो है प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है सरकारी तंत्र पे। और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। भ्रष्टाचार के मुद्दे लगातार आपके चैनल के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, अलग अलग विभागों में, शमशान से लेकर के अस्पताल तक हर जगह पे भ्रष्टाचार जिस तरीके से फैला हुआ है, और सरकार निरंकुश है। तो सरकार केवल जो है गठजोड़ में लगी हुई है, वोट चोरी में लगी हुई है, अपनी सरकार बनाने में जोड़ तोड़ में लगी हुई है, ताकि आम आदमी के मुद्दों से के किसी भी मुद्दे पे सरकार उनसे जुड़ती हुई नहीं। तो आम आदमी के मुद्दे पर विपक्ष है रजत मिश्रा जी, आम आदमी के मुद्दे पर, ये दवा के मामले पर, ये सौदेबाजी पर, ये खेल पर, इस नेक्सस पे क्या विपक्ष है इसको लेकर? ये मुद्दे में आपके शामिल है? कहीं इसको लेकर हम देखते हैं कि प्रदर्शन किया जा रहा हो, आप कहीं पर कुछ कर रहे हो, समाजवादी पार्टी कुछ कर रही है, विपक्ष कुछ कर रहा हो, ये है प्रोसेस में, ये मुद्दा है आपका? तो हम लोगों को ऐसे मामले हमारे सामने आते हैं, वहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, चाहे ज्ञापन के मामले के माध्यम से हम लोग सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश करते हैं विपक्ष के रूप में। लेकिन आप देखिए कि कुछ भी हो, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार कान में रुई डाल करके बैठी हुई है, और किसी भी मुद्दे पे, कहीं भी किसी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे किसी तरह की कार्रवाई इस बात को लेकर मैं जाऊंगा श्वेता जी के पास, लेकिन डॉक्टर AK शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व CMO हैं, सिस्टम में रहे हैं, चीज़ों को बारीकी से समझते हैं और बारीकी से रखते भी हैं। AK शुक्ला साहब, आप लगातार हमारे कार्यक्रम में आते हैं, हम लोग जनहित में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये नेक्सस क्यों नहीं टूट रहा है? आखिर क्या वजह इसके पीछे आपको नजर आती है? ये सौदेबाजी का जो खेल है, इस पर नकेल सर कैसे लगेगी? क्या कहेंगे आप? कहना चाहूंगा जी, जो आम शिकायत हो रही है CSC पर, PHC पर दवाएं को पैसा लेके दिया जाता है, ऐसा आरोप है कि इसका इन लोगों ने कोई यहाँ पे साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए। और इन जनरल मैं भी कई साल रहा हूँ, 5-6 साल CM रहा हूँ, ऐसी शिकायतें यूं नहीं मिलती थी कि अस्पताल में दवा पैसा लेके दी जाए। हाँ, ये जरूर मिलती थी, कुछ डॉक्टर हैं, सर्जन है, मरीज को घरे बुलाते थे, देखते थे, उसके बाद फीस देते थे, तो ये बातें समझी जा सकती। लेकिन मेरा दूसरा कहना यह है कि अगर प्रधानमंत्री के नाम से जो दुकानें खुली हैं
उसमें दवाएं उपलब्ध हैं, तो ये मेडिकल स्टोर को क्यों दिया जाता है जो महंगी दवाएं बेचते हैं? कायदे से उन दवाओं का, दुकानों का लाइसेंस निरस्त कर देना चाहिए, तो आदमी लेगा ही जहाँ पे सस्ती दवाएं मिलेगी। और ये तो इन जनरल समझ में आने वाली बात नहीं, नहीं है। AK शुक्ला साहब, आप ये मानते हैं कि बाहर की दवा सरकारी अस्पतालों में नहीं लिखी जाती? आप ये कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, जरूर लिखी जाती है। अगर लिखी नहीं जाए तो इतने मेडिकल स्टोर नहीं चलेंगे अस्पताल के बाहर। हाँ। लखनऊ में बलरामपुर अस्पताल, सिविल अस्पताल, इसके बाहर लाइन लगी। यानी कि लिखी जा रही ना सर, यही तो मैं जान, लिखी जा रही है दवा, लोग ले रहे हैं, उनको धकेला जा रहा है कि जाइए आप बाहर जाइए मेडिकल स्टोर से दवा लीजिए। ये तो धकेलना ही होता है ना सर। ऐसा होता है कि बहुत सी दवाएं जो नहीं होती हैं उनको जरूर लिखा जाता है और मरीज से पूछ के लिखा जाता है। उसके बाद भी अगर घपलेबाजी तब है दवाई उपलब्ध हो, न लिखी जाए, मरीजों को जबरदस्ती प्रताड़ित किया जाए कि नहीं आप जाइए इसमें बाजार से लीजिए, तब ये अपराध बनता है। ठीक, मैं आऊंगा आपके पास। रविंद्र चपराना सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, मैं आऊंगा सर आपके पास भी। रविंद्र चपराना जी, आप किस तरह से देखते हैं इन खबरों को, दवाओं की सौदेबाजी को? जेनरिक का खेल भी है, हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर, जिसे कह सकते हैं कि हर घर में, इसमें कोई दो राय नहीं, छिपा नहीं है, ज्यादातर घरों में दवाएं चल रही हैं और इसके नाम पर लूटा जा रहा है लोगों को, डरा डरा के लूटा जा रहा है, खौफजदा करके लूटा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि भाई वो फला दवा कमजोर है, वहां से ले लो, बाहर से ले लो, धकेला जा रहा है। क्या, किस तरह से देखते हैं आप और क्या कहेंगे रविंद्र चपराना जी? जी, आपको और आपके पूरे चैनल को मेरा नमस्कार जी। ये हमारे समाज में इतनी गंभीर समस्या है और आज तक इस समस्या को हल करने वाला कोई नेता अभी पैदा नहीं हुआ लग रहा है। सब आते हैं नेता, पर विपक्ष वाले भी, पक्ष वाले भी बोलते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। आप जमीन पे जाके देखिए, आप जमीनी हरकतें अगर जब आप देखेंगे, ये डॉक्टरों का नेक्सस जो बना हुआ है इतना खतरनाक है। अभी मैं आपको अभी एक लेटेस्ट ही चीज बताता हूँ कि कल हमारा कोई हमारे डॉक्टर से मिलने गया, आपके ये लखनऊ के पास एक डिस्पेंसरी है, वहां पे उन्होंने दवाइयां लिखी, जेनरिक दवाइयां जो एमरिल 2 mg है वो 10 रुपए की आती है और जेनोवेट 45 रुपए की। डॉक्टर ने उसको दवाइयां लिखी और बड़ी कंपनी की लिखी, एमरिल 2 mg 190 रुपए की और 100 उसने बाजार में जाके जो ली दवाई 175 रुपए की वो दूसरी दवाई ली। तो आप ये देखिए कि जब हमारे प्रधानमंत्री योजना की जो दवाइयां आ रही हैं वो इतनी सस्ती हैं और वो हर स्टोर में मिलती हैं, तो वो डॉक्टर ऐसी दवाइयां क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनकी कमीशन है। आप हॉस्पिटल चले जाइए, अभी हॉस्पिटल में किसी को ब्लड टेस्ट कराना है तो वो बाहर के लिए लिखता है, क्योंकि उसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ना उसको ब्लड टेस्ट करने की मशीन है उसके पास, क्योंकि हॉस्पिटलों में धर्मशाला बनी हुई है, उसमें कोई आपको ना तो लेबोरेटरी मिलेगी और ना ही वो डॉक्टरों के पास अगर आपको सुई भी लगवानी है, एक सिरिंज के लिए भी वो बाजार के लिए लिखते हैं कि आप ना 2 सिरिंज बाजार से ले आइए। क्योंकि ये नेक्सस है। गरीब आदमी जब वहां पे जाता है, जो दुखी आदमी जाता है, चाहे वो पैसे वाला जाता है, बीमार होता है, वो उस बीमारी से निजात पाने के लिए डॉक्टर को भगवान का रूप मानता है। और डॉक्टर जब अगर बोलता है कि आप ये ले आओ, वो ले आओ, तो उसे उतनी ज्यादा उसमें गुंजाइश लगती नहीं है कि चुपचाप जाके वहां दवाइयां ले आता है। अभी हमारी मैडम बता रही थी कि भाई उनको आवाज उठानी चाहिए। हमारे पक्ष की जो हमारे बीजेपी की हमारी मैडम बैठी हैं सविता जी, सविता जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आदमी का बीमार होता है ना आदमी, उसे ना तो कोई समाज दिखता है, ना उसे अपना परिवार दिखता है, ना उसे कानून दिखाई देता है। उसे सिर्फ ये दिखता है कि मेरा बच्चा, मेरा घरवाला, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी प्रिय जितने भी हैं जो बीमार है वो किसी तरह ठीक हो जाए। 200, 400, 500 दवाइयां, जो 5 रुपए की दवाई आती है 500 रुपए देने पड़े उसे, वो देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उस टाइम उसकी दुखती यही बात कही, मैंने यही बात कही कि उस समय लगता है कि मुझे रोग से निजात मिल जाए। जी जी बिल्कुल, मैं एक ही बात कह रहा हूँ। आपने सुना नहीं पूरी बात? सुनो, मैंने सुना है, आपको सुनो मैं जो कह रहा हूँ। हमने सरकार चुनी है, इसीलिए चुनी है क्योंकि हमें विश्वास था कि हमारे बीजेपी सरकार आएंगे, योगी जी आएंगे, हमें इस बदमाशों से, इन कसाईयों से निजात मिलेगी।
और अभी तक मुझे लग रहा है कि जमीनी रूप से आपने हो सकता है बहुत बड़े बड़े प्लान बना दिए हैं, हॉस्पिटलों में अब बोर्ड भी लगे हुए हैं, मैंने देखा है कई लेकिन बोर्ड। वो धरातल पर नहीं उतर पाए। मैं आऊंगा रवीन चपराना जी आपके पास भी। नहीं, हाँ जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जल्दी नहीं। से मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ सतरूपा पांडे जी सामाजिक कार्यकर्ता। सतरूपा जी जल्दी से मैं आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूंगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सतरूपा जी बोले। देखिए, स्वास्थ्य विभाग बहुत संवेदनशील व्यवस्था है और जिस तरह से लगातार देखिए उन्नाव क्षेत्र में ये बात सामने आई है। हाँ। मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि ये छोटी मछलियां हैं। 20,000 रुपए का जो लेन देन है ये छोटी मछली है। हाँ, ये कुछ मगर नहीं है। मच्छों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। मगरमच्छ भी है और ये बड़ी बड़ी रकम, एक बड़ा सिंडिकेट है। पूरी बात अभी पूरी चर्चा में सामने आई है। संवाददाताओं ने जिस तरह बताया है, मुझे लगता है कि इन पर लगाम। देखिए, श्वेता जी कह रही है कि जनता उनकी शिकायत करना प्रारंभ करे। देखिए, जो बीमार होते हैं, जो उनके देखभाल करने वाले होते हैं, वो हर तरीके से कमजोर स्थिति में होते हैं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकते। उनका पेशेंट वहां पर है, वो किसी के खिलाफ एक शब्द बोलने की स्थिति में नहीं होते हैं। ये सारा दायित्व तो शासन प्रशासन का ही है कि वो अपने अंदर के भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को चिन्हित करें, उन्हें दंड दें, नजीर स्थापित करें ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बात तो सरकार तक नहीं पहुंच सकती। सब अलायु है, सब जगह बहुत सारी एजेंसियां हैं। हमें लगता है कि ये कोई भ्रष्टाचार का एक बड़ा गैंग है। वहां उसको पर्दे के पीछे हम 20,000 की रकम दिखाकर उनके ऊपर कार्रवाई करके इतिश्री नहीं कर सकते। और कार्रवाई भी कैसी मैम, कार्रवाई भी कैसी? अगर स्थानांतरित कर दिया गया उसको एक जगह से दूसरी जगह, तो कौन सी कार्रवाई है? मैं इसको कार्रवाई ही मानती हूँ। और इतना प्रकाश में आना ही प्रकाश में आया ही नहीं है। अभी बड़े मगरमच्छ हैं, ये छोटी मछलियां हैं। तो मुझे लगता है कि अति संवेदनशील जो व्यवस्था होती है, स्वास्थ्य व्यवस्था, उसको सुदृढ़ किया जाए, वरना पिछली सरकारों और इस सरकार में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हालांकि सब जगह इतना बुरा हाल नहीं है। आपके पास सतरूपा जी, एक दर्शक गिरीश इस वक्त हमारे साथ हैं। गिरीश जी बोले, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश शासन इस ओर ध्यान दे, ये कि दवा का हिसाब किताब रखने के लिए अपना लखनऊ से और जिलों तक अलग हिसाब बनावे और सीएससी वगैरह से अटैच मेडिकल स्टोर खोले। उन मेडिकल स्टोर में पर्चा जाएगा कंप्यूटर के द्वारा, वहां से उसको दवाई मिलेगी मरीज को। अगर मिली है तो तभी वो मरीज अपनी सहमति देगा, मिल गई, और वो वहां से लेकर चला जाएगा। दवाइयों का कंट्रोल अस्पतालों से बिल्कुल हटा दिया जाए और ये दवाइयां जो थोक में खरीदी जा रही है ये भी बंद किया जाए। जितनी दवाई जिस सीएससी में जो जरूरी है, वहां का जो मेडिकल स्टोर है वो अरेंज करेगा। केवल गवर्नमेंट पैसे का भुगतान समय से इन लोगों को करे। अगर ये दवाइयां भी खरीदेंगे, पैसे का भी भुगतान करेंगे और चोरी चमारी इसी तरह होती रहेगी, तो सरकार को इससे कोई फायदा नहीं। आप सीएससी से अटैच एक मेडिकल स्टोर अलग खोले, उसका अंदर कोई दवाई नहीं रहेगी। अच्छी बात गिरीश जी आपने कही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चुका है। सेवा या सौदेबाजी पर चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेवा या सौदेबाजी, जी हां, जनहित में हम बात कर रहे हैं आम आदमी से जुड़ी खबर की। जी हां, और खबर जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया उन्नाव से है, जहां पर 20,000 रुपए की रकम डॉक्टर शुएब दवा कंपनी से लेते हुए नजर आए, जिन पर एक्शन साफ तौर पे हुआ। लेकिन ये एक्शन कोई खास एक्शन नहीं है। 20,000 रुपए दवा कंपनी से सीधे खाते में लिए जाते हैं। उस दवा कंपनी का नाम है मैट्रिट फार्मास्यूटिकल, नाम से कंपनी से लिए जाते हैं। यह खबर एक जगह की हो सकती है, लेकिन यह तस्वीर कई जगहों की है। लिहाजा हम हर बार इस तरह की खबरों को दिखाते हैं ताकि के सरकार जागरूक हो, सिस्टम जागरूक हो, डॉक्टर जागरूक है। मैं मानता हूं बहुत अच्छे डॉक्टर भी है सिस्टम के अंदर, लेकिन बहुत भ्रष्ट डॉक्टर भी हैं जो सेवा के नाम पर मेवा खा रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। फिलहाल तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और श्वेता दुबे जी, क्या कहेंगी आप? जो बात
रजत मिश्रा जी ने थोड़ी देर पहले कही, और ये जो मोटे तौर पे बात निकल कर आई कि ये जो नेक्सस है, भाई ठीक है 20,000 रुपए को लेकर स्थानांतरित कर दिया, कार्रवाई कर दी, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई नहीं, बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े हुए, उसको कैसे पकड़ेंगे, उसका रोड मैप क्या है, कैसे उन पर कार्रवाइयां होंगी, क्योंकि ये छोटा मोटा खेल तो नहीं है। श्वेता दुबे जी, देखिए ये पहले से चला आ रहा एक मजबूत भ्रष्टाचार तंत्र है, लेकिन हमारी सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है और हम इस तरह के लोगों के खिलाफ सीधी कार्रवाई कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि जो ये डॉक्टर साहब हैं इनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है ये पर्याप्त है, इसको अभी और ज्यादा होना चाहिए ताकि ये समाज में नजीर बने। 20,000 रुपए की जो इनकी वो पकड़ी गई है, और जैसे कि आप फोटोज दिखा रहे हैं, डॉक्टर साहब बहुत ही ज्यादा सम्मान, और वो भी मैडम, और वो भी आपको बता दें जो पीड़ित है, मैं आपको बता दूं कि समाज में इनके प्रति एक ऐसा भाव हो कि ये गलत काम कर रहे थे डॉक्टर होके, क्योंकि एक सामान्य बाबू और एक डॉक्टर में बहुत अंतर है। डॉक्टर को हमारा समाज भगवान का दूसरा रूप मानता है, और पता नहीं मैं ये बात यहाँ पर कहने लायक तो शायद नहीं है, इससे उसका कोई खास रिलेशन नहीं है, लेकिन इस समय पता नहीं क्यों डॉक्टर हमारे समाज विरोधी कार्यों में ज्यादा ही संलिप्त हो रहे हैं, जबकि डॉक्टरी पेशा नहीं माना जाता था, सेवा कार्य माना जाता था। हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ये भ्रष्टाचार एक सामाजिक लड़ाई प्रशासन की तो वो है ही है, लेकिन इसके लिए हम सबको भी तो कमर कसनी पड़ेगी ना। और कानून बना दिए गए, लेकिन उनका इम्प्लीमेशन भी तो आवश्यक है, और वो हमारे आपके द्वारा जन जागरण से ही होगा। जब आपने इस मुद्दे पर बहस रखी है, इसी तरह आप जब श्वेता दुबे जी कह रही कमर कसने की बात, थोड़ी देर पहले हमारे साथ जो है रविंद्र चपरारा जी, उन्होंने बड़ी बात की। उन्होंने कहा जब कोई बीमार होता है उससे अगर 500 रुपए की दवा लिखाई जाए, 500 रुपए, 600 रुपए की दवा, 1000 रुपए वो देना उसकी मजबूरी बन जाता है। वो कहां से कमर कस पाएगा जो इंसान बीमार है, जो अपने पेशेंट को देख रहा है, जो अपने तीमारदार को देख रहा है। भाई ये तो सिस्टम को सजग होना पड़ेगा। सीएमओ बनाए गए हैं, तमाम अधिकारी बनाए गए हैं पीएससी सीएससी में, इनको ये जो एसी की हवा अंदर बैठे खा रहे हैं, इनको जमीन पर उतरना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी तो कुछ पकड़ पाए। लेकिन जब वही हम देख रहे हैं, जब नजर नहीं आ रहा, जैसा कि बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले हमारे साथ डॉक्टर AK शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो बड़ा नेक्सस चल रहा है, आपने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा नजर नहीं आया, मुझे बड़ी हैरत है कि आपने कहा कि मुझे नजर नहीं आया, लेकिन हमें तो बहुत बड़े पैमाने पर नजर आया। हमने बहुत बड़े पैमाने पर जनहित कार्यक्रम किए, हमने बहुत बड़े पैमाने पर, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हमने देखा कि दवाओं का कैसा खेल चल रहा है। डॉक्टर AK शुक्ला जी, हाँ मैं आऊंगा, श्वेता दुबे जी मैं आपके पास आऊंगा। AK शुक्ला जी, क्या इस नेक्सस को तोड़ पाना क्या असंभव है? डॉक्टर AK शुक्ला जी, मेरा आपसे सवाल। हाँ देखिए, जैसा कि रिपोर्ट्स में आ रहा है कि रुपया उनके बैंक खाते में गया है सीधे कंपनी के द्वारा। एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है, इसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं है। इसमें रुपए को बरामद करके उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या एक्शन सख्त होना चाहिए इस मामले पर? क्या स्थानांतरित कर देना ये पर्याप्त है? नहीं, स्थानांतरित करना पर्याप्त नहीं है, लेकिन इस समय जो भी कारण हो मैं नहीं बता सकता। पिछले 3-4 सालों में रिटायरमेंट के बाद लोग रखे जा रहे हैं, इनको पूरी पेंशन मिल रही है, बिताने के लिए आ जाते हैं। तो कम से कम अस्पतालों में CHC पर PHC पर उन डॉक्टरों को तैनात किया जाए जिनकी डायरेक्ट नियुक्ति हो और लंबी सर्विस हो, तो डरेंगे। अगर रिटायर हो गए 62-63 साल के बाद उनको जबरदस्ती रखा जा रहा है, तो वो उनसे आप पूर्ण तरह पारदर्शिता की अपेक्षा नहीं कर सकते। ठीक है भगत, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब इन खबरों को लेकर, इस खेल को लेकर जब आप आला अधिकारियों के पास जाते हैं तो वहां से क्या जवाब मिलता है? सिद्धार्थ, मैं आपके पास भी आऊंगा। भगत बताएं।
अभी श्वेता दुबे कह रही है कि इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, और आपने एक अभी सवाल किया था कि आखिर ये नेक्सस टूटेगा कैसे। एक बड़ा सवाल है इसमें। यकीनन हम जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी इस पे कार्रवाई की बात करते हैं, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई क्या, अभी जो कार्रवाई उन्नाव में हुई, ट्रांसफर कर दिया गया, इसका मतलब सीधा है कि बेटा अब यहाँ तुम ले चुके हो, जाकर के दूसरी जगह भी लेना। जब तक इनके खिलाफ नहीं होगी, जब तक इनके खिलाफ FIR नहीं होगी, और एक डॉक्टर नहीं है, सभी डॉक्टरों के अकाउंट चेक करा लिए जाए, सभी डॉक्टर कहीं ना कहीं इस पूरे सिंडिकेट से जुड़े हुए दिखाई देंगे। ये हालत इतनी खराब है, मैं आपको बता दूं, ये खाली यहाँ नहीं है, पैथोलॉजियां हैं, हर जनपद में पैथोलॉजी सेंटर खुले हुए हैं, बाहर है, बाहर के लिए लिखते हैं, और हर महीने उनको DC आता है, मतलब 40 से 50 हजार रुपए। इनको जब तक इनकी फीस पर टैक्स नहीं लगेगा, जब तक इनकी ऊपरी इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, जब तक इनकी पूरी आय पर टैक्स नहीं लगेगा, तब तक इस पर रोक नहीं लगा, संभव नहीं है। ये बात बहुत अच्छी भगत आपने कही कि ज्यादातर डॉक्टर के अगर अकाउंट चेक करा लिए जाएं तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बहुत स्पष्ट बात, बहुत अच्छी बात। मैं सिद्धार्थ से मैं चाहूंगा भगत वक्त की थोड़ी सी कमी, मैं आऊंगा सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे। सिद्धार्थ, इन्हीं खबरों को लेकर जब आप आला अधिकारियों के पास जाते हैं जो बड़े आराम से कमरे में बैठे होते हैं, क्या जवाब वहां से मिलता है? मैं चाहूंगा बताएं, जनता के सामने बताएं। जी बिल्कुल, आपको बता दें, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के न्यूज समय समय पर हमीरपुर जनपद में भी सर्वे करता रहा है। ऐसा कई बार देखने को मिला है, चाहे बात करें प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की, तो जो जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, जब एक सर्वे के दौरान के न्यूज इंडिया की टीम जिला अस्पताल पहुंचती है और जन औषधि केंद्र के संचालक से बात करती है, तो उसका भी दर्द कहीं ना कहीं झलकने लगता है। वो बताता है कि जो जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर है, वो प्राइवेट दवाओं की वजह से किसी भी मरीज को जन औषधि की दवाएं लिखना सही नहीं समझते, बल्कि प्राइवेट दवाएं लिखना बेहतर समझते हैं, और जिसकी वजह से जो मरीज जिला अस्पताल बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पहुंच रहे होते हैं, उनकी जेब ढीली होती है। वहीं जब इस तरह के मामले हम बड़े आला अधिकारियों के पास लेके जाते हैं, तो हमेशा ही कार्रवाई के नाम पर सिर्फ महज खानापूर्ति होते हुई नजर आती है। बीते कुछ समय पहले ही हमीरपुर के मुस्कुरा थाना क्षेत्र के एक PHC सेंटर से भी एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें एक डॉक्टर मरीज से दवाओं के बदले पैसा वसूल रहा होता है। पूरी वीडियो में डॉक्टर की पूरी बातचीत कितने पैसे मांग रहा है, मरीज क्या बोल रहा है, जिसके बाद भी जो डॉक्टर है उसके पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ महज खाना पूर्ति करके उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। ऐसे में हमीरपुर जनपद में आमतौर पर आम भाषा में समझा जा सकता है कि जो भ्रष्टाचार है स्वास्थ्य सेवाओं पर, वो निचले कर्मचारी से उच्च अधिकारियों तक इतना पहुंच चुका है कि अब कार्रवाई या बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के वादे को लोग भूलने से लग गए हैं। बात करें CMO गीतम सिंह की, तो जब उनसे भी सवाल जवाब किए जाते हैं तो उनके भी कहीं ना कहीं पूरे मामले को टालते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने भी ट्वीट कर CMO गीतम सिंह के ऊपर आरोप लगाए थे। इसके पहले भी कई बार गीतम सिंह गंभीर आरोपों में हमीरपुर जिला अस्पताल को लेकर गंभीर आरोपों में घिरते हुए नजर आते हैं, लेकिन हमेशा ही कहीं ना कहीं अपने रसूख के चलते हुए हर कार्रवाई से बचने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसको समझा जा सकता है कि जिसका पैसा है उसका बोलबाला है। ये कहावत हमीरपुर के CMO को बड़ी बात कही। और ये तस्वीर है, ये तस्वीर बादा की, कानपुर की, हमीरपुर की, और जहां जहां से भी हम संवाददाताओं को जोड़ते जाएंगे तो उससे तस्वीर देखने को मिलेगी नहीं, यही तस्वीर कमोवेश ऐसे ही मिलेगी। फिलहाल भगत बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्धार्थ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। लेकिन हमारे साथ रविंद्र चपराना जी है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन रजत मिश्रा जी क्या कहेंगे आप? कैसे सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोग मिलकर कैसे इन जो डॉक्टर के फेस में, एक तरफ तो भगवान कहा जाता है डॉक्टर के, मैं मानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस दुनिया के वो भगवान ही हैं जो लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में ऐसे भी हैं जो चोला पहन के शैतान भी बने हुए हैं, इससे भी मुकरा नहीं जा सकता। रजत मिश्रा क्या कहेंगे आप? जी आरिफ, देखिए जिस तरीके से ये सारा मामला सामने आ रहा है, और ये अभी अलग अलग जिलों से, कई जिलों से आया। शांति में देखिए DM साहब ने जो है CMO के खिलाफ कार्रवाई करी थी, वो फिर कोर्ट के थ्रू वापस आ गए। अभी पीछे अप्रैल मई महीने में शाहजहांपुर के DM ने जो है लगभग 100 करोड़ रुपए का घोटाला होने का अस्पताल में, वहाँ पे उन्होंने आशंका जताई थी। फिर वो मुद्दा शांत हो गया। 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला था हॉस्पिटल का, सरकारी अस्पताल का।
और अब ये अभी सब सिर्फ वाला देखिए चल ही रहा है, लगभग 120 कंपनियां उसमें चिन्हित की गई है, 23 कंपनियों का केवल अभी कार्रवाई हुई है, सब सिर्फ का घोटाला जो हुआ है। तो ये अलग अलग जो चल रहा है, कहीं से भी आप देखिए कि ये बिल्कुल नहीं है, इसमें जो है इससे लगाया जा सकता है कि सरकार को खबर नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, सरकार की नाक के नीचे सारा काम हो रहा है। लेकिन सरकार चुप क्यों है, सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती, कार्रवाई जिसको कहते हैं। आप सस्पेंड करिए ना, आप ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं? वही बात अभी संवाददाता महोदय कह रहे थे कि ट्रांसफर कर दिया कि आप यहाँ पे खा चुके हैं, दूसरी जगह खाइए जाके। आप सस्पेंड करिए, आप सरकारी दामाद बना करके उनको क्यों रख रहे हैं ऐसे लोगों को जो जान के दुश्मन बने हुए, जो सरकारी दुरुपयोग कर रहे हैं, खुलेआम घूस ले रहे हैं, ऐसे लोगों को आप इसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये सीधा तार देखिए, पैसे का बंदरबाट है, ये नीचे से वसूला जाता है और ऊपर तक जा रहा है। ऐसे ही नहीं सरकार 140 करोड़ रुपए जो है चुनाव में खर्चा कर रही है और अकाउंट में डाल करके चुनाव अपने कब्जे में ले रही है। सरकार पैसे का दुरुपयोग कर रही है और पैसा इस तरीके से, ये अलग विषय, जो हम चुनाव की बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, मैं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो रजत मिश्रा सवाल कर रहे, मैं चाहूंगा श्वेता दुबे जी इस पर जल्दी से जवाब दे, फिर मैं चपराना जी के पास जाता हूँ। तो इस तरीके से जो एक कार्रवाई है, सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन भ्रष्टाचार में सर तक जुड़ी हुई सरकार है। ठीक, चलिए ठीक है, बात मैं जाऊंगा जवाब देते श्वेता दुबे जी। भ्रष्ट जनता पार्टी है, कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ठीक है, श्वेता दुबे जी जवाब दे इस पर जल्दी से। देखिए, इनका दर्द अभी चुनाव है, ये जनता के दर्द तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये अभी बिहार चुनाव के दर्द को भूल नहीं पाए हैं। लेकिन मैं इस बात को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहती हूँ। रजत जी आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रही थी, अब मैं बोल रही हूँ। रजत मिश्रा जी जनहित का मुद्दा है, बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए, उन्हें काउंटर देने दीजिए। आपने जो सवाल उठाए उस पर काउंटर मैं चाहूंगा उनका आ जाए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। श्वेता दुबे जी बोलने का मैं दे रहा हूँ, 1 मिनट बोलिए। देखिए, आपका जो भी आपने मुद्दा उठाया है वो एकदम सत्य है, और हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य जरूर कर रही है, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि 99.9% समाज में भ्रष्टाचार दूर हो गया है। लेकिन फिर भी पूर्ववर्ती सरकारों की अपेक्षा, जो रजत जी इतना बोल रहे हैं, ये मुझे बताएं कि इन्होंने कितने डॉक्टरों पर कार्रवाई की थी, इन्होंने कितने सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की थी। इनकी सरकार खुद भ्रष्टता में लिप्त थी, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है कि इसमें राजनीति नहीं करना है, इसमें मानवता की बात करनी है। ये बड़ी बात, भगवान का रूप होता है, लेकिन भाई साहब सुनेंगे नहीं, क्योंकि ये सपा के ये किसी के सुनते नहीं है। इनकी सरकार भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई थी, और जो कुछ भी कॉकस और नेक्सस बना है उसके जिम्मेदार ये सपा सरकार रही है। नहीं, सपा सरकार नहीं। अब देखिए श्वेता दुबे जी यहाँ पर श्वेता दुबे जी अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है। श्वेता दुबे जी, रजत मिश्रा जी, अब यहाँ पर एक श्वेता जी एक पॉइंट आ जाता है। भाई आपने कहा कि उन्हीं ने भ्रष्टाचार किया, उन्हीं ने ऐसा दिया, तो क्या अब वो परंपरा आगे ऐसे ही बदस्तूर जारी रहेगी, उसको तोड़ा जाएगा? और उसे नहीं तोड़ा अगर जाएगा तो उसके लिए अब कितने साल की जरूरत है, ये भी बता दीजिए, कितनी साल की जरूरत है? ये कार्य कर रहे हैं, और अगर जनता हमारे साथ रहेगी तो हम रहेंगे बहुत सालों तक। ये इनका दर्द ऐसा ही बना रहेगा, और हम इसको तोड़ रहे हैं। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अब हर जगह को एक दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि हर डॉक्टर अलग है, हर मनुष्य का स्वभाव अलग है, कोई भ्रष्टाचारी है, कोई सदाचारी है। तो ये एक सामाजिक बात भी है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। केवल इसको राजनीतिक रूप हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये एक सामाजिक समस्या है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है, और हमारे भारतीय समाज में ये इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है कि इसको धीरे धीरे ही हटाया जा सकता है। अभी अगर डॉक्टर इसका कहना आपको अभी और हमारी सरकार कोई कार्रवाई कर देती। श्वेता दुबे जी मैं आता हूँ, रविंद्र चपराना जी कुछ कहना चाहते हैं, रविंद्र जी बोले। इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। भाई साहब, आप सपा में हर बात का जवाब दे सकते हो, लेकिन हम लोग एक दायरे में रहते हैं। रजत मिश्रा जी, श्वेता जी 1 मिनट रुक जाए, रविंद्र चपराना जी कुछ कहना चाहते हैं, बोले चपराना साहब। अच्छा है, डर अच्छा होना चाहिए। ठीक, मैं आता हूँ आपके पास, श्वेता जी मैं आता हूँ। मैं समझ गया आपने जो कहा, मैं समझ गया उसको। रविंद्र चपराना जी आप क्या कहेंगे? क्या ये नेक्सस तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं है? ये बदस्तूर जारी रहेगा? रविंद्र चपराना जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो पक्ष विपक्ष है ना, ये कुछ अपना समय तो लेगा, हमारा भी समय खराब करते हैं लोग। मुद्दे की बात पे कभी बात नहीं आती है। बड़ी बात आज मुद्दा है व्हाइट कॉलर, जिस तरह से हमारे भ्रष्टाचार में लिप्त होता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा एक व्हाइट कॉलर का अभियान चला, सरकार ने उसको तोड़ा और कुछ लोगों को
आतंकवादी गतिविधियों में भी पकड़े गए वो। अब ये इन्हें क्या कहा जाएगा? अब वो व्हाइट कॉलर, ये कौन से आतंकवादी नहीं है, ये किसी गरीब को या किसी मरीज के साथ अत्याचार करते हैं। और एक चीज मैं और आपको बताना चाह रहा था, मेरी थोड़ी बात रह गई, 1 मिनट मेरे को देंगे आप तो अच्छा होगा। जितने भी ये डॉक्टर है ना, अभी किसी हॉस्पिटल में आप चले जाएं, मरीजों की लाइन लगी हुई है, उसके साथ साथ कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो इनके पास आते हैं और वो बोलते हैं कि सर आप ना हमारी कंपनी की दवाई को आप अपने पर्चे पे लिखिए और जनहित की जो हमारे प्रधानमंत्री दवाई है वो मत लिखिए। और उसके अजब में ये पैसा दिया जाता है। तो मेरे को तो एक चीज ये भी नजर आ रही है कि हो सकता है जो इसकी ट्रांसफर करी गई है डॉक्टर साहब की हमारी, हो सकता है इसीलिए कि इसे किसी डॉक्टर के, किसी एजुकेटिव की, किसी कंपनी वालों ने शायद इनका दवाइयों का जो उन्होंने बहिष्कार कर दिया हो या ना लिखा हो, तो वो 20,000 रुपए देके इनकी ट्रांसफर ही करा दी। ये डॉक्टरों का सबसे बड़ा लूज पॉइंट है। आप देखिए, अगर किसी भी डॉक्टर के पास 20 मरीज खड़े हैं ना, तो उसके साथ साथ 5 वो एजुकेटिव कंपनी के लोग भी खड़े होंगे जो इन्हें पैसा देते हैं और अपनी दवाइयां लिखवाने के लिए उन पे रिक्वेस्ट करने आते हैं, और उसके साथ साथ दवाइयों को फ्री भी देते हैं वो लोग। क्या एक डर है, क्या ये मैं एक चपराना जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये, क्या सरकारों को डर रहा है वो डॉक्टरी पेशे, खासकर भ्रष्ट डॉक्टरी पेशे के खिलाफ जाने से कतराती और घबराती रही हैं? जी बिल्कुल। हाँ, मैं सवाल आपका सुना नहीं थोड़ा। हाँ, मेरा कहने का मतलब है क्या ये डर रहा है सिस्टम को, सरकार की बात अगर के कि वो भ्रष्ट डॉक्टरी पेशे के खिलाफ जाने से कतराती रही हैं? नहीं, ऐसे डॉक्टरों को कभी सामने आया नहीं ना। हम तो डॉक्टरों को भगवान का रूप दिया हुआ है सर, हम तो भगवान का रूप देते हैं। हमें क्या पता कि हमारा भगवान ही भक्षक हो जाएगा। हमारे मरीजों के साथ इतना अत्याचार करेंगे या उतना अपना सिर्फ कुछ अपना लालच या कुछ अपना फायदा बनाने के लिए मरीजों की जिंदगी से खेलेंगे। तो डॉक्टरों को तो पहले शपथ दी जाती है कि आपने अपना अच्छे बेस्ट देना है, डॉक्टरों को अपनी इनकी जिंदगी बचानी है। उनको तो भगवान का रूप देते हैं आम इंसान। उन्हें ये थोड़ी ना पता है कि हमारे साथ क्या खेला होता है, इनके साथ दवाइयों के साथ खेला होगा। अब उनके जो ऑपरेशन की जो दवाइयां होती हैं, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बच्ची थी, उसके हमारे ये गाजियाबाद से आगे हॉस्पिटल है, उसके अंदर उसको बिटिया हुई है। उस बिटिया के लिए उन्होंने डॉक्टर ने पर्ची बना के दे दी कि आप ना ये दवाइयां लेके आइए। तो दवाइयां सामान ठीक है, जब जिसमें वेटनरी डिपार्ट उसमें सॉरी ये इसमें गायनी डिपार्टमेंट में सब चीजों का इस्तेमाल मतलब वहां इंतजाम होता है। फिर वो पर्चा क्यों दिया उन्होंने बना के? 9,500 रुपए की पर्ची उन्होंने बना के दी। वो केमिस्ट पे गई, उसने मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगाया, वो पूरा पैकेट उसको दे दिया उठा के। अब मेरी बात ये समझ में नहीं आई, मैं भी गया था उनसे मिलने कि मैं चलो बच्ची हुई हम देख के आते हैं। तो वहां पता लगा कि ये जो पैकेट आया है 9,500 रुपए का आया है, और वो पैकेट उनको दे दिया कि भाई आपके बच्ची पैदा हो गई है, ठीक है जी। अब वो पैकेट 9,500 रुपए वाला वो फिर वापस वहीं चला जाएगा केमिस्ट की दुकान पे, और वो सारा दिन घूमता रहेगा और उस पे पैसे बनाते रहेंगे। अब उस बच्ची को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले आते, इससे बढ़िया तो वो सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयों का पैकेट क्यों दिया? तो ये डॉक्टरों की निकम्मापन है, डॉक्टरों का भ्रष्टाचार है। हमने बहुत ही दिल से पूरे यूपी की सरकार लोगों ने बीजेपी को इसलिए जिताया है कि इन भ्रष्टाचारियों को इनके क्या नाम है, इनको जेलों की सलाखों के पीछे छोड़ा जाए। और जितने भी आतंकवाद हो या डॉक्टर, ये भी डॉक्टर आतंकवादी हैं जी हमारी नजरों में, जो आम इंसान के साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको मौत के मुंह पे चले भी जाए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ आगे कह देते हैं कि सॉरी मैं कुछ नहीं कर पाया। तो ये डॉक्टर भी भ्रष्टाचारी जो हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनको ये ना समझे कि ये भगवान का रूप है, आज ये राक्षस का रूप ले चुके हैं। ठीक, मैं आऊंगा चपराना साहब आपके। श्वेता दुबे जी, कोई ऐसा रोड मैप बन रहा है क्या, या हम आदेश और आदेश निर्देश देखते जा रहे हैं, कैमरे लग देते जा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ इस केस को लेकर, इन बड़े बड़े मगरमच्छों को लेकर, और जो ये कलम को कट्टा बना दिया गया और जिससे वसूली की जा रही है, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं, वसूलखोर डॉक्टर जो भ्रष्ट डॉक्टर हैं, उनको लेकर कोई रणनीति तैयार की जा रही है सरकार की तरफ से? कोई प्लानिंग तैयार की जा रही? क्योंकि आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र तक में वो कह देते हैं कि भाई वहां की दवा ना लाना, वो कमजोर दवा है, वो बेकार दवा है, हमारे यहां से दवा लो। हमारे पास स्पष्ट इसका
रोड मैप भी है। और मैं रविंद्र जी को ये भरोसा दिलाना चाहूंगी कि आपने जिस भरोसे से भाजपा को सरकार में चुना है, हम आपके भरोसे पर निश्चित रूप से खरे उतरेंगे और उतर रहे हैं। आप आज का ही न्यूज़पेपर देख लीजिए, हमारे सरकार की तरफ से लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन किसी भी कार्रवाई के लिए किसी के लिए भी प्रॉपर चैनल होता है कि उसी के तहत होती है। जब अब ये सब हम सबको सब पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। हम जैसे कि अभी आपके संवाददाता ने बताया कि वो जन औषधि केंद्र वाले ने प्रेस के सामने बोला, इसको वो कहीं और भी तो बोले, प्रॉपर चैनल पर जहां से शिकायत हो सकती है, जहां से कार्रवाई हो सकती है। जिस मुद्दे पर हम बैठे हैं, अंकुश जी ने लिखित कार्रवाई करी, सीएमओ को दिया, सीएमओ ने उसका प्रॉपर चैनल पर चल के उसका अपने संज्ञान में लिया और एक्शन लिया। ये बहुत बड़ी कार्रवाई हम नहीं मान सकते, हम अपनी पीठ नहीं थपथपा रहे, लेकिन हमने ये किया तो उसी तरह हम सबको इस कॉकस को तोड़ने, सरकार के पास पर्याप्त कानून है, पर्याप्त कदम भी उठा रही है, लेकिन हमको भी आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ये टूटेगा और भ्रष्टाचार मुक्त चिकित्सा सेवा हम सबको रजत मिश्रा जी, जल्दी से फाइनल कमेंट कम शब्दों में। हाँ, रजत मिश्रा जी। जी आरिश जी, देखिए इसका कोई भी रोड मैप, श्वेता द्विवेदी कह रही है मुझे बता दे क्या रोड मैप है, कोई भी रोड मैप सरकार के पास नहीं है। आपको क्यों बता दें, हम खुद करेंगे उसको फॉलो। मुझे भी पता, कोई रोड किसी के पास कोई रोड मैप, आप अपना बनाइए। हम लोग कहाँ वोट देते हैं, है ना, हम लोग कहाँ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में आते हैं, हम लोग तो पाकिस्तान। नहीं, मुझे आप वो उस बात को मैं नहीं कह रही हूँ, और मेरे रोड मैप बना देने से नहीं काम चलेगा, ये हमारी सरकार है, इनके पास शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, महिला। चलिए बात आ गई, ठीक है, बात आ गई, थोड़ा वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया रजत मिश्रा जी, श्वेता दुबे जी, डॉक्टर AK शुक्ला जी, रविंद्र छपराना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, शत्रुपा पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे तमाम संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि डिप्टी CM का आदेश है, कैमरे लगाए गए, तमाम चीज़ें की गई, सख्त आदेश दिए गए, दवाएं बाहर की नहीं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कुछ भ्रष्ट डॉक्टर कलम को कट्टा बनाकर वसूली कर रहे हैं। इस पर लगाम कैसे लगेगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल जनहित में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का